हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। हम जो आपके वनडे एग्ज़ाम है एसएससी, रेलवे, व्यापम, इन सब के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं ना। इसमें हम देख रहे हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो हमारी पहले 2 लेक्चर हो चुकी है जिसमें हमने पहले पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या है साइंस का, है ना, कि साइंस है क्या, और उसके बाद पढ़ा कि इसमें कौन कौन से ब्रांचेस, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, है ना, देखा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखा कि साइंस को किस तरह से, मतलब बायो को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है 5 किंगडम में। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। ठीक है, देखा क्या, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक, इसको देखने के बाद अब हम जाएंगे किसमें, सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी मतलब, सेल मतलब होता है कोशिका, सेल बायोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, इसी को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो शब्द ही सेल के लिए बना है, सेल, कोशिका, साइटो तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो साइटोलॉजी जब करेंगे तो क्या करेंगे, हम इस कोशिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम आज सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल है क्या और कब इसकी खोज की गई और कैसे इस सेल को कैसे डेवलपमेंट हुआ आगे, और कैसे फर्दर किस किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं और किस तरह से हमारी बॉडी बनी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोलॉजी में मैंने बता दिया था आपको, बायोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ना है हम लोगों को, साइंस। ठीक है, अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब देखने वाले हैं हम किसके बारे में, कोशिका के बारे में, यानी सेल के बारे में। ठीक है, तो कोशिका मैंने बताया था आपको, कोशिका क्या है, जीवन की आधारभूत, कार्यात्मक, संरचनात्मक इकाई है। मतलब क्या कि सेल इज़ द बेसिक, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने बताया ऑलरेडी कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी है, किसी भी जंतु का, चाहे वो कोई एनिमल हो या कोई प्लांट, कोई पौधा हो, जो भी लिविंग है, जो भी जीवित है, सबका जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। क्या बोलते हैं इन्हीं को, कोशिका या सेल। यही क्या है, हमारे शरीर की इकाई है। ठीक है, अब ये कोशिका ओरिजिन में भी अलग होती है ना, स्ट्रक्चर में अलग होती हैं, लेकिन वे कोशिकाएं जो ओरिजिन मतलब उत्पत्ति में एक जैसी हों, कार्य में एक जैसी हो, संरचना में एक जैसी हो, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम ऊतक या टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊतक या टिश्यू। अब यही ऊतक अलग अलग काम करते हैं बॉडी में। अब एक कोशिका अकेले तो कोई काम करेंगी नहीं, है ना, कैसे होते हैं, ये ग्रुप में होते हैं और स्पेसिफिक काम को करते हैं, बॉडी में जो भी फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे आपके मुंह में लार का सिक्रेशन हो रहा है, मतलब सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है, तो कौन करेगा भाई, कोशिकाएं ही करिए। ऐसी कोशिकाएं हैं आपके माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड जो बनाती हैं, ग्लैंड जो क्या करेंगे, सिक्रेशन कैसा करेंगे, म्यूकस का, है ना, या फिर किसका, सलाइवा का, है ना। तो ये जो एक तरह की कोशिकाएं हैं जो एक ही तरह के काम को कर रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ऊतक या टिश्यू। क्या कहते हैं, ऊतक या टिश्यू। अब यही टिश्यू और ऊतक एक साथ मिलके, अलग अलग ऊतक हैं, अलग अलग टिश्यू हैं, ये एक साथ मिलके काम करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गन या अंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन या अंग। ठीक है, अब ये जो सभी अंग हैं आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, समन्वित होते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉडी, शरीर या शारीरिक तंत्र, इसी को क्या बोलते हैं, बॉडी सिस्टम। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है, एक तरह की सिस्टम है। मैंने बताया आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या होते हैं हमारे अंदर, सिस्टम होते हैं। जैसे कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो क्या है, रेस्पिरेटर सिस्टम, श्वसन तंत्र। वैसे ही भोजन कर रहे हैं तो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। सोच रहे हैं तो क्या है, आपका ब्रेन है, मतलब क्या, नर्वस सिस्टम है। वैसे ही आपके अंदर हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर। क्या बोलते हैं इनको, वृद्धि हार्मोन्स। तो ये सिक्रेट कर रहे हैं कौन, तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। वैसे ही बॉडी में जो चीज़ काम कर रही है, क्या कर रहे हैं, उसको शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जन तंत्र। तो जितने भी तंत्र हैं अलग अलग ऊतकों से मिलकर बने हैं, और ये सभी ऊतक अलग अलग किससे मिलकर बने, कोशिकाओं से मिलकर बने। ठीक है, एक तरह की कोशिकाएं क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। तो अल्टीमेट जो यूनिट है बॉडी का, क्या वो ऊतक हुआ या क्या हुआ, कोशिकाएं हुई। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई एक वॉल है, कोई एक दीवार है, तो उस दीवार को अगर हम देखेंगे किससे मिलके बना है, तो क्या बोलेंगे भाई, ईंटों से मिलके बना है। क्योंकि ईंट क्या है, ये ईंट ब्रिक्स ही क्या है, इसकी यूनिट है। ये आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, इस तरह से पूरा का पूरा एक वॉल बनाते हैं, और वॉल के साथ मतलब दीवार के साथ क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा एक कमरा बना देते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होती है, कोशिकाएँ होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं और क्या बनाती हैं, मिलकर ऐसे पूरे का पूरा हमारा बॉडी सिस्टम बनाती है, पूरा हमारा शारीरिक संरचना
बनाती है कौन? ये एक कोशिका, ठीक है। अब इस एक कोशिका की बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि सेल, इसके पहले हम जानते नहीं थे कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने अपने ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से क्या किया? कोशिका को देखा। कैसे देखा? जैसे हम बॉटल यूज़ करते हैं ग्लास का, उसके ऊपर कॉर्क की कवर लगाते हैं, कॉर्क का एक कैप लगा होता है, ठीक है, जो क्या करता है? उसको हवा रोधी बनाता है। मतलब कैसे बनाता है? एयर टाइट, ठीक है। तो ये जो कॉर्क कोशिका किससे निकलती है? तो कर्कश सुबर मतलब ओक नाम की एक ट्री होती है, उस ओक के पेड़ की छाल, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? कर्कश सुबर, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कोशिका की खोज किसमें हुई थी तो कौन से पेड़ में, साइंटिफिक नाम दे दिया आपको तो क्या ले बताएंगे? कर्कश सुबर, यानी क्या? ओक ट्री, ठीक है। इस ओक के पेड़ के जो छाल से क्या बनाते थे हम लोग? कॉर्क बनाते हैं। तो इसी छाल को क्या किया? उसके एक छोटे से सैंपल को लिया, बहुत ही पतले परत को, और जाके अपने ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा। तो क्या दिखाई दिया उनको? इस तरह से स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा? रूम, क्या बोलते हैं? छोटा कमरा जैसा। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ही बटे थे अलग अलग कोशिकाओं में ये सेल्स, है ना। अब इसको क्या नाम दिया? रूम। क्या बोलते हैं इसको? सेल्यूली मतलब क्या? रूम। इसी से नाम क्या पड़ा? सेल का। सेल मतलब क्या? कोशिका। आप देखते हैं ना सेल फोन मतलब क्या? भाई एक ही जो फ़ोन है उस सब तरह का काम करने के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही पूरी की पूरी एक कोशिका में ही सारा काम होता है। हमारी बॉडी में चाहे हम श्वसन करें, रेस्पिरेशन करें, डाइजेशन करें, मतलब भोजन खाएं पचाएं, अल्टीमेटली होना कहाँ है? तो हमारी कोशिकाओं में ही होना है, ठीक है। आपकी बॉडी का पूरा ग्लैंड है, लेकिन ये ग्लैंड काम कैसे करती है? इनके अंदर कुछ नहीं होता। इनमें क्या होता है? इनमें क्या होती है? कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और जो भी चीज़ जाती है वो कोशिकाओं के अंदर जाती है। उन कोशिकाओं के चारों तरफ क्या लगे होते हैं? कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इनको? रक्त केशिकाएं, है ना। ये क्या करती हैं? साथ ही साथ रक्त को लेके जाती हैं। अब रक्त क्या है? बॉडी में सर्कुलेटरी ऑर्गन है। कैसे? क्या बोलेंगे रक्त को? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या? संयोजी ऊतक है जो बॉडी को हर तरह से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। इसमें सारे मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ें क्या होती हैं? घुली हुई होती हैं, और ये कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। और कोशिका में भोजन पचने के बाद जो उत्सर्जित पदार्थ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी ब्लड के माध्यम से ही हमारे किडनीज तक पहुंचता है। गुर्दे, किडनी, यवृक, यही क्या है? बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो कौन काम कर रहे हैं? अल्टीमेटली सभी तरह की कोशिकाएं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप की कोशिकाओं की, तो हमारी बॉडी के ब्रेन में क्या है? ब्रेन में क्या है? नर्व सेल्स। क्या है? नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? तंत्रिकी कोशिकाएं। क्या करती हैं? इम्पल्स का कंडक्शन करती हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। हमारे ब्रेन में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में आवेश, विद्युत आवेशों के फॉर्म में क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो अलग तरह की कोशिकाएं हो गई। वैसे ही अगर बात करें किडनी की, तो किडनी में कौन होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी क्या है? कोशिका है, जो क्या करती है? पूरे ब्लड का क्या करती है? सर्कुलेशन करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमको याद रखना है, ठीक। तो पहले तो किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। अब रॉबर्ट हुक के बाद आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अब ये जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने किसमें देखा? इन्होंने देखा तालाब, पॉन्ड वाटर में। तालाब क्या? 2 बूंद पानी लिया और फिर अपने बनाए माइक्रोस्कोप में देखा। अब जो रॉबर्ट हुक थे, है ना, वो तो बहुत पुराने थे, तो उनका जो माइक्रोस्कोप था वो कैसा था? पुराना था। लेकिन इनका जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा अपडेटेड था, ठीक है। तो उसमें इन्होंने इस 2 बूंद वाटर को देखा, तो उसमें क्या दिखा? उसको छोटे कुछ ऐसे चीज़ें दिखी जो क्या कर रही थी? मूवमेंट कर रही थी। इस तरह से अगर कोई कोशिका है तो उसमें इस तरह से क्या कर रहे थे? ऐसे मूवमेंट कर रहे थे। तो क्या बोल दिए कि भाई ये क्या है? लिविंग है। कैसा है? पहले उन्होंने क्या बताया कि कोशिकाएं डेड है, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट उनको दिखाई नहीं दिया। किसकी कोशिकाएं थी? ये बार्ग की। बार्ग मतलब छाल की। हम जानते हैं कि छाल एक पौधे का मृत भाग होता है, जो जाइलम फ्लोएम है वो बाहर निकलते हैं, यही क्या बनाते हैं? बार्ग। ये मृत भाग होता है, ठीक है, सबसे बाहरी वाला भाग छाल बोलते हैं जिसको। लेकिन जो उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, तालाब का जल लिया, उसमें तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, है ना, मतलब उसमें जो कोशिकाएं थी वो कैसी थी? ऐसे मूवमेंट कर रही थी। तो उनको पता चला कि कोशिकाएं मृत नहीं होती, डेड नहीं होती। कैसी होती हैं? वो लिविंग भी होती है। तब से क्या हुई? लिविंग कोशिकाओं की, मतलब जीवित कोशिका की खोज हुई। किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तालाब के जल में, ठीक है, क्योंकि उनका माइक्रोस्कोप क्या थोड़ा अपडेट हो चुका था। अब तो क्या, अगर हम लैब में काम करते हैं तो क्या करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन अब कैसा आ चुका है?
इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें और चीज़ें, बहुत ही महीन चीज़ें भी मैग्नीफाई होकर हमको दिखाई देती हैं, तभी तो हम क्या कर पाए, कोशिकाओं की स्टडी कर पाए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कोशिका के बारे में। तो जो कोशिका क्या है, जीवन की आधारभूत इकाई है, मैंने बताया आपको। अब देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था माइकोप्लाज्मा के बारे में। इसको क्या नाम दिया हमने, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्लूरोनिमोनिया का जो वो होता है, डिसीज़ होता है हमारी बॉडी में, वो किसके कारण होता है, इन्हीं के कारण होता है। तो क्या नाम दिया इनको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पूरे अर्थ में, पूरी पृथ्वी में सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। इनका साइज होता है लगभग 0.1 से 0.3 माइक्रोन। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। इनको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी ऐसे, जैसे कोशिका है, कोशिका के ऊपर क्या पाया जाता है, एक सेल वॉल पाया जाता है ना, वॉल, कोशिका भित्ति, लेकिन इनके अंदर इतने ऊपर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए क्या ये अपनी जो संरचना है ऐसे से बदलते रहते हैं। तो क्या बोलते हैं इनको, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, ये क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में और क्या रखना सूक्ष्म है आपके लिए, और बॉडी में क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं। ठीक है, बहुत तरह की बीमारी कॉज करते हैं ये कौन, माइकोप्लाज्मा, प्लांट में भी, एनिमल्स में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल। क्या, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल। किसकी बात कर रहा है भाई, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल। देखो अलग अलग, मैंने आपको पहले बताया है, या नहीं बताया तो सुन लो, कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, अगर ह्यूमन की बात करें, सबसे छोटी जो कोशिका होती है मानव शरीर में, वो किसकी होती है, स्पर्म सेल। किसकी, स्पर्म सेल। क्या बोलते हैं इसको, वीर शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ठीक है, और सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होती है, ओवम या ओवा, या इसी को बोलते हैं एग सेल या अंडाणु। ठीक है, जो फीमेल गैमेट होता है, एग, वो सबसे बड़ी कोशिका है शरीर में, फीमेल्स में, और मेल्स में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो शुक्राणु है। ठीक है, अब बात करेंगे पूरे ऑल ओवर, तो लार्जेस्ट कौन सा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। हम जानते हैं धरती पे सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ऑस्ट्रिच। क्या बोलते हैं इसको, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा भी किसका होगा, शुतुरमुर्ग का। अब कोई भी, जिस भी प्राणी का जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है, ओविपेरस है, मतलब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो हर जो भी एग होता है वो अपने आप में एक कोशिका है। क्या है, सिर्फ वो सिंगल कोशिका है, एग यानी क्या, अंड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। सबसे बड़ी जो सेल है ह्यूमन में वो क्या है, तो वो क्या है, नर्व सेल्स। हमारी जो ब्रेन की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, दिमाग की सबसे लंबी होती है शरीर में। ठीक है, फिर आता है स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, तो क्या आ गया, प्लेटलेट्स। ठीक है, और क्या, स्पर्म, ये आपको याद रखना है। दूसरा लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल, तो क्या हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया। क्या हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया। ठीक है, अब बात करेंगे हम कोशिकाओं में। तो कोशिका दो तरह की होती हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक को बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोट, दूसरे को बोलते हैं क्या, यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या है, तो कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक या नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है, तो इस कोशिका में हमेशा क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, आगे समझेंगे डिटेल में इसको हम लोग, क्या होगा, न्यूक्लियस या नाभिक। ठीक है, जिस कोशिका में ये नाभिक पाया जाता है क्या बोलते हैं उसको, यूकैरियोट, यू। और जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता तो कैसा है वो भाई, पुरानी है, इसके बनने की पहली की है, तो क्या बोल दिया इसको, प्रोकैरियोट। अब ये जो नाभिक है वो काम क्या करता है, न्यूक्लियस काम क्या करता है, केंद्रक काम क्या करता है। तो केंद्रक का जो मुख्य काम है वो क्या है, गुणसूत्रों को अपने अंदर रखना, जेनेटिक मटेरियल को। जैसे हमारे अंदर क्या है, डीएनए है, आरएनए है। तो जो डीएनए आरएनए है ना, न्यूक्लिक एसिड जो भी है, वो कहाँ जाता है, इस नाभिक के अंदर क्या होता है, स्टोर होके रहता है। ठीक है, जब जब कोशिका क्या करती है, बाइफर्केट करती है, ऐसे इस तरह से विभाजन करती है, तो यही न्यूक्लियस क्या होता है, बीच से विभाजित होता है और दो कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोट है इसमें ये नाभिक नहीं पाया जाता। ठीक, ये जो जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए आरएनए के फॉर्म में, ये ऐसे ही क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। इसलिए क्या नाम दिया गया इसको, प्रोकैरियोट, मतलब नाभिक बनने से पहले की अवस्था, केंद्रक बनने से पहले की अवस्था। और यूकैरियोट, यू का मतलब होता है सत्य, जहां भी शब्द आएगा यू, कैसा वर्ड है, EU।
जहाँ भी यू आया इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, सत्य की बात कर रहे हैं, और प्रो मतलब प्रिमिटिव, पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक किस तरह की कोशिका हुई, प्रो सेल्स। ये जो प्रो सेल्स होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनके ऊपर एक स्पेशल क्या होता है, कैप्सूल होता है। क्या होता है, स्पेशल कैप्सूल। ज़्यादातर कैसी होती है, सिंगल सेल, एक कोशिकी होती है। तो इनके ऊपर एक कैप्सूल होता है, किस लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। और इनके ऊपर इस तरह से क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया। और एक होता है क्या, फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब पूंछ जैसा, जो क्या करता है, उसको मूवमेंट में हेल्प करता था कि क्या कर सके, ये कोशिकाएं आवागमन कर सके, मूवमेंट कर सके, गति कर सके, ठीक है। और साथ में क्या होती है, ये सीलिया होती है। अब इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या, हर एक कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिका अंग पाए जाते हैं, ठीक है। वे कोशिका अंग जो किससे घिरे हुए हैं, झिल्ली से घिरे हुए हैं, मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। तो जब ये किसी कोशिका में पाए जाएंगे तो कोशिका कैसी होगी, वो यूकैरियोटिक होगी, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, कोशिका अंग नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का एटीपी है ना, ये सब नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है। और यूकैरियोट्स में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, भित्ति युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं, ठीक। इसमें लेकिन राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये देखो, है ना। और क्या है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटो मतलब कोशिका, इसके अंदर भी भरा हुआ है प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब फ्लूइड। क्या कहे इसी को, साइटोप्लाज्म। क्या कहे इसी को, साइटोप्लाज्म या फ्लूइड, ठीक है। और वैसे ही बीच में क्या है, डीएनए। इसके ऊपर क्या है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। इसके ऊपर क्या है, कोशिका भित्ति, है ना, मतलब क्या, सेल वॉल। और उसके ऊपर क्या है, एक थिक कैप्सूल है, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रोकैरियोट्स में याद रखना है। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, तो मोनेरा। कौन होते हैं, मोनेरा। मैंने बताया था शुरू में, मोनेरा कौन कौन से जीव थे, आर्की बैक्टीरिया, यानी क्या, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा क्या, बैक्टीरिया मतलब क्या, जीवाणु। और तीसरा क्या, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सब क्या थे, प्रोकैरियोट कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, यूकैरियोट, ठीक है। यूकैरियोटिक कौन कौन से होते हैं, तो यूकैरियोट मतलब सभी जीव जिनमें क्या है, जो मल्टीसेलुलर है, मतलब एक से ज़्यादा कोशिकाएं जिसमें हैं, और जो कैसे हैं, विकसित जीव हैं। कैसे होते हैं, हमेशा उनमें सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टीसेलुलर मतलब क्या, उनका जो सेल है क्या होगा, वो डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डीएनए का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो ये कैसे होते हैं, हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स 2 न्यूक्लियस के साथ होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। उसका भी कुछ एग्जांपल जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, वो भी कैसे हैं, सिंगल सेलुलर हैं लेकिन यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा कि प्रोकैरियोटिक के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो दे दिया जीवाणु, है ना, विषाणु, या फिर क्या, शरीर की कोशिकाएं। तो क्या आंसर होगा, जीवाणु, ठीक है। शरीर की कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक। और विषाणु मैंने बताया कि विषाणु ना तो क्या है, जीवित है, और ना तो न सजीव है, और ना ही निर्जीव है, मतलब कैसी है वो, दोनों के बीच की कड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है हमको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा कोई आपसे सब्जेक्टिव तो क्वेश्चन बन नहीं रहा है। तो देखो, पादप कोशिका का एक स्पेशल गुण है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता, ठीक है। मान लो बनाए हम कैसा, हेक्सागन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या है, इस तरह का एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, ये दिखा, देखो। अब ये जो मैंने ब्लैक वाला बनाया ये क्या है, तो ये है क्या, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको,
कोशिका भित्ति, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये बहुत अच्छा किसका एग्जाम्पल है, ये केवल किससे पाया जाता है, प्लांट सेल्स में। प्लांट मतलब पौधों की कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में। दूसरा पाया जाता है किसमें, हमारे कवक में यानी फंजाई में, ठीक है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है किसका, प्लांट सेल का। क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति। किससे बना होगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टेंस, मैनेंस, इससे मिलके ये हमारा पूरा कोशिका भित्ति बना होता है। क्वेश्चन पूछा कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टॉन्स, मैनॉन्स, इन सब से, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के पास कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है सेलुलोज का बना। क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली। अब देखो सेल मेम्ब्रेन तो है ही इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या है, सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोले इसी को, कोशिका झिल्ली। क्या बोले इसको, कोशिका। इसी को बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और साथ में क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोलते हैं इसी को, कोशिका झिल्ली। ठीक है, समझ आया। एक तो क्या हुआ कोशिका भित्ति, दूसरा क्या हुआ कोशिका झिल्ली। अब एनिमल्स में भित्ति नहीं पाई जाती, तो कैसे होंगे ये, कंपैरेटिवली सॉफ्ट होंगे। और ये कैसे होते हैं, कम्प्लीटली हार्ड होते हैं, क्योंकि प्लांट का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। ऐसे प्लांट अगर खड़ी हो गई तो ऐसे मुड़ती उड़ती नहीं है। क्या देता है उसको, ये सहारा देता है। क्या देता है, सेलुलोज उसको सहारा देता है, प्रोटेक्शन देता है, और साथ में क्या देता है, सहारा। ठीक है। और वैसे ही एनिमल कैसे हैं, तो एनिमल सेल्स कैसे होते हैं, लूज होते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका की झिल्ली है बनी हुई, एक ऐसे झिल्ली है। अब कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ भरा होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मतलब क्या, अंदर का पदार्थ, द्रव्य। अब साइटो किसकी बात करें हम, कोशिका, तो क्या बोल दिए इसको, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। क्या बोले, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरह से साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है। अब एक और याद रखना है, एक होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटो, ठीक है, प्रोटो मतलब कैसा, मैंने बताया प्रोटो मतलब प्रीमियर, जो पहले उससे पहले था, प्रीवियस वाला। और एक होता है क्या, प्रोटो, और एक क्या होता है, साइटो। दो तरह के प्लाज्म होते हैं ना, एक को बोलते हैं क्या, जीव द्रव्य, दूसरे को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, मैंने बताया कि क्या है, एक है प्रोकैरियोटिक, जिनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, सेल ऑर्गेनेल मतलब कोशिका अंग नहीं पाया जाता। ठीक है। तो जब हम इस साइटोप्लाज्म में भरे हुए कोशिका अंगों को निकाल दें और सिर्फ क्या हो, द्रव्य पदार्थ, तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन इस द्रव्य पदार्थ के साथ क्या आ जाए, कोशिका अंग भी आ जाए। क्या आ जाए, कोशिका अंग। प्रोटोप्लाज्म प्लस अगर साथ में क्या मिला दिए, सेल ऑर्गेनेल्स, तो क्या बोलेंगे इसी को साथ में, साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो अभी तो क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। अब इसे मैंने क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही क्या बना दिया, मान लो क्या बना दिया, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है एक भाई हमारे पास, ये है, सॉरी ये तो क्या है, एनिमल सेल। ये याद रखना ना, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो क्या बना दिया मैंने, एक क्लोरोप्लास्ट बना दिया। ये ऐसे इस तरह से स्टैक्स प्रेजेंट होंगे, थाइलेकोइड, ग्रेना। ये क्या हो गया हमारा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। वैसे ही क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। बीच में क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। अब ये जो प्लांट सेल होती है, इसमें जो कोश, क्या बोलेंगे इसको, रिक्तिका या वैक्यूल या राजधानी बहुत बड़े साइज की होती है, जबकि एनिमल में यही रिक्तिका छोटे साइज की होती है। क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूल। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ऐसे, ये ऐसे क्या बोलेंगे, वैक्यूल, या क्या बोलते हैं इसी को, रिक्तिका। रिक्त स्थान है, या इसी को बोलते हैं, क्या भरेगा इसके अंदर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर गैस, तो क्या बोलेंगे इसी को, रसधानी। ठीक है। ये क्या हो गया, रिक्तिका। अब साथ में क्या है, बीच में यहाँ पर क्या है, ये हम लोग को क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर का ये एक्सटेंशन होता है क्या, ER। क्या बोलते हैं इसको, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखेंगे इसको हम डिटेल में। तो इस तरह से क्या है, हमारी कोशिकाओं में ER बने हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम बने हुए। अब इसी के ऊपर क्या लगा होता है इस तरह से, राइबोसोम्स। क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है, ये भी याद रखना है। साथ में क्या होंगे, ये कोशिका है, इसके अंदर क्या होंगे, प्लास्टिड्स होंगे, और क्या होंगे, सेंट्रोसोम होंगे। सेंट्रोसोम क्या किसमें हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ मैंने बना दिया क्या, राइबोसोम, ठीक है, ये क्या हो गया, सेंट्रोसोम, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कवर होता है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियस के अंदर जहां पर क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल भरे होंगे कंडेंस फॉर्म में, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर का भी और छोटा भाग क्या बोलेंगे, इसी को केंद्रिका, ठीक है। तो ये मान लो आपका रफ डायग्राम बना लिया हमने किसका। साथ में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। आगे देखेंगे कैसे होते हैं। तो इस क्या करेंगे, ये कोशिका है, अब इस कोशिका के एक एक भाग को डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो एक ऐसी है पादप कोशिका, एक ऐसी है जंतु कोशिका, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, ठीक है। स्लीडन एंड स्वान, दो साइंटिस्ट आए, ठीक है, स्लीडन और स्वान। स्वान मतलब जूलॉजिस्ट थे, स्लीडन क्या थे, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब वनस्पति शास्त्री, जूलॉजिस्ट मतलब क्या, जंतु शास्त्री। तो स्लीडन एंड स्वान दोनों ने मिलकर क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। क्या बोले इसी को, सेल थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुली। क्या है इसका मतलब, ओमनी सेलुला ई सेल्यूली। इसका मतलब क्या होता है भाई, ओमनी सेलुला ई सेलुली का मतलब होता है कि पहले तो बात हुई कि भाई ये कोशिकाएं बनी कैसे, है ना। अब ये कोशिका बनी किससे होंगी, तो जब इसकी बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हर एक जीव अपने पुराने मतलब अपने माता पिता से ही क्या होता है, बनता है, ठीक है। चाहे वो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, उससे ही क्या बनता है, प्रोजेनी बनते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, संतानें बोलते हैं। तो ओमनी सेलुला का मतलब क्या होता है, प्रत्येक कोशिका, क्या, कोशिका, नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। क्या बोल रहा है, ओमनी सेलुला ई सेलुली मतलब हर एक कोशिका का जन्म किससे होता है, पुरानी कोशिका से, ठीक है। पहले एक कोशिका क्या होगी, बाइफर्केट होगी, विभाजन करेगी, नई कोशिका दो नई कोशिका बना देंगी, ठीक है। तो मतलब जितनी भी कोशिका हमारी बॉडी में बनती हैं उसका जो निर्माण है वो पुरानी किसी कोशिका से हुआ होगा। तो यही क्या है, सेल थ्योरी। किसने दिया, स्लीडन एंड स्वान ने। किसने दिया, स्लीडन एंड स्वान। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओमनी सेलुला अगर आपसे पूछ दिया तो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में, मतलब कौन कौन से कोशिका अंग पाए जाते हैं हमारे शरीर में। सबसे पहली बात आएगी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इसको कोशिका का क्या बोलते हैं, पावर हाउस। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब क्या, कोशिका का ऊर्जा गृह। क्या है ये, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। सॉसेज टाइप का होता है, इस तरह से अंडा का संरचना होती है जो दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। इसके अंदर फोल्डिंग पाया जाता है अंदर वाले मेम्ब्रेन का। ये क्या हुआ, बाहर का मेम्ब्रेन हुआ, और ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है यही क्या होता है, इस तरह से फोल्ड होता है, और इसी फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इसी से मिलकर क्या बना होता है, हमारा पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इस तरह से फ्लूइड। क्या बोले इसको, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। क्या बोले, मैट्रिक्स। जो भी पदार्थ भरा होता है क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा या मैट्रिक्स या फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टी है इसमें क्या होते हैं, इस तरह से पार्टिकल लगे होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, F1 पार्टिकल। और ये F1 पार्टिकल ही क्या करते हैं, ATP का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ATP का। तो पावर हाउस क्या क्यों बोलते हैं भाई, देखो मान लो अगर पावर हाउस है कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी पानी को हम लेके आ रहे हैं, बहुत प्रेशर में टरबाइन चला रहे हैं, उससे क्या जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। वैसे ही हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, जब भी हम खाना लेके आते हैं भोजन को पचा के, वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनता है, ATP। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मतलब हमारी कोशिका में जो खर्च करते हैं कैसे है एनर्जी को, तो ATP के फॉर्म में खर्च करते हैं। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर ये खर्च हुआ तो क्या बनेगा ADP, ट्राई से क्या बन जाएगा डाई, तो क्या बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और खर्च करें तो क्या बनेगा AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या होता है एनर्जी करेंसी है, किसके फॉर्म में ऊर्जा रिलीज करती है तो AT के फॉर्म में ऊर्जा का उत्पादन करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और ये ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या हो जाएगा ये हमारा पहला माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं स्वायत्त कोशिका अंग। कैसे स्वायत्त बोल रहे हैं सेमी ऑटोनॉमस, क्यों, क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस इसका मतलब क्या होता है अर्ध स्वायत्त। अर्ध स्वायत्त का मतलब होता है ये जो कोशिका के अंदर भी ये कोशिका है, ऐसा माना गया कि जब कोशिका का निर्माण हुआ होगा तो कुछ कोशिका उस कोशिका के अंदर क्या कर गई होंगी प्रवेश कर गई होंगी, तो यही मॉडिफिकेशन होकर क्या बनाई है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी संख्या ये खुद बढ़ा सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। मान लो आपकी इस शरीर में कोई ऐसा भाग है जिसकी आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा होती है, मान लो आप क्या करते हैं बहुत चलते हैं, एथलीट हैं, दौड़ने वाले धावक हैं, तो आपके पैर के जो काफ मसल है ना, जो आपके पैर के पीछे की मसल होती है काफ मसल, वहाँ पर आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या करेंगे ये एनर्जी बहुत जल्दी उत्पादित करेंगे और आपके मसल्स को एनर्जी देंगे ताकि आप बहुत तेज़ी से दौड़ सकें। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है डबल सेलुलर क्या होता है डबल स्टैंडर्ड क्या होता है DNA होता है। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है DNA, द्विकुंडलित DNA की संरचना होती है जो बहुत जल्दी विभाजन के लिए जिम्मेदार है और क्या करती है इस कोशिका का विभाजन करती है और अपने जैसे नई नई क्या बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाएं बनाती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इनको अर्धस्वायत्त, मतलब ये अकेले तो सिंगल तो स्वतंत्र रूप से रह नहीं सकती, लेकिन अपनी संख्या को एक कोशिका के अंदर बढ़ा सकती हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो क्या हो गया ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल। क्या करता है भोज्य पदार्थों को ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीकरण करके क्या निकालता है एनर्जी या ऊर्जा, किसके फॉर्म में ATP के फॉर्म में। ATP को ही क्या बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा को खर्च करने की इकाई क्या है तो वो क्या है ATP। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अल्टमैन ने खोज की थी किसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं हरित लवक। अब हर एक प्लांट कोशिका में क्या पाए जाते हैं प्लास्टिड पाए जाते हैं। मान लो ये क्या है ये एक प्लांट कोशिका है, इस तरह से ये प्लांट कोशिका है, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे प्लास्टिड्स। क्या पाए जाएंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं हिंदी में लवक। क्या बोलते हैं लवक। अब ये जो लवक जिस रंग के होते हैं उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, कुछ क्या होते हैं कलरफुल होते हैं, जैसे कि जेंथोफिल पिगमेंट है ना। क्या है जेंथोफिल पिगमेंट, किसमें पाया जाता है कैरोटीन पिगमेंट। तो ये जो कैरोटीन पिगमेंट है किसमें पाया जाता है ये पाया जाता है गाजर में। ठीक है, किसके लिए होता है जो गाजर का कलर है ऑरेंज जैसा है ना, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैरोटीन पिगमेंट के कारण। वैसे ही टमाटर में लाइकोपिन पिगमेंट ये कैसे होता है लाल रंग का, तो जेंथोफिल कैसे होता है हल्का येलो कलर का। तो ये सब क्या करते हैं पौधों को अलग अलग रंग देते हैं, फलों को अलग अलग रंग देते हैं। क्या बोलते हैं इनको लवक। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारी पत्तियों की कोशिकाएं हैं प्लांट में क्या होती है लीफ होती है, या फिर जो टेंडर शूट है मतलब तने हैं, इनकी भी कोशिकाएं कैसी होती है हरे रंग की ग्रीन। अब ये जो ग्रीन है किस लिए, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है एक तरह का प्लास्टिड लवक। क्या नाम दिए उसको ग्रीन प्लास्टिड, इसी का नाम क्या दे दिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट। और क्या बोले इसी को हरित लवक। क्या बोल दिए हरित लवक। ठीक है, अब इस हरित लवक को तुम देखेंगे डिटेल में तो कैसा होता है भाई ये, तो ये हरित लवक ये दिख रहा है आपको इस तरह की संरचना है। ये भी कैसी है डबल स्टैंडर्ड, कैसी है डबल स्टैंडर्ड DNA इसके अंदर है और क्या है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। कैसे रंग की हरे रंग की। क्यों दिख रही है हरे रंग की, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं इस तरह से थाइलेकॉइड। क्या पाए जाते हैं, मान लो ₹1 का कॉइन है तो क्या बोल दिए इस कॉइन को हम थाइलेकॉइड। क्या बोल दिए थाइलेकॉइड, हिंदी में भी लिखेंगे थाइलेकॉइड। ठीक है, ये क्या है एक यूनिट है। क्या है यूनिट या इकाई, सिक्के की जैसी। जब सिक्के को क्या करेंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे तो संरचना बनाएगी। क्या बोलेंगे इसी को एक ठो को ग्रैनम। क्या बोलेंगे
ग्रेनम। सिंगल को क्या बोलेंगे हम, जब एक रहेगी तो क्या बोलेंगे, ग्रेनम। अब जब यही थाइलेकॉइड के जो ग्रुप हैं क्या एक साथ हो जाते हैं बहुत सारे, तो इनको हम साथ में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो अब ये टुगेदर क्या कहलाएंगी, साथ में क्या कहलाएंगी, ग्रेना। ठीक है। अब ये जो ग्रेना है यहीं पर क्या होता है, पूरा का ये आपस में जुड़ी होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैमिली। क्या बोलते हैं, ग्रेना लैमिली। ठीक है। अब इसमें ही जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट। कौन से पिगमेंट है भाई, तो यही ग्रीन पिगमेंट। क्या बोले इसको, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, जैसे ही सनलाइट पड़ता है तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। कहाँ, थाइलेकॉइड की झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। अब यही क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होकर क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई, तो ये बनाते हैं क्या, एनर्जी। और साथ में क्या बनाते हैं, पहले तो क्या बनाते हैं, ये एनर्जी। देखो ये जो लाइट रिएक्शन है, क्या बोलते हैं इसी को, लाइट रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट में होती है। जब पहले क्या करेंगे, पौधे थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में सनलाइट, यहाँ पे क्या है, मान लो सन है, इसके प्रेजेंट में क्या बना दिए, यहाँ से क्या निकाल दिए, एक्टिवेट होकर एनर्जी बना दिए। क्या बना दिए, एनर्जी, ATP और क्या, NADP के फॉर्म में। ठीक है। अब ये एनर्जी पहले वो बना के स्टोर कर लेंगे, फिर जो ये स्ट्रोमा है, किसके अंदर का, हरित लवक के अंदर का स्ट्रोमा में क्या पाए जाते, तरह तरह के पदार्थ, जो भोजन क्या किया है, पौधों के पास क्या है, एक तो पहले क्लोरोप्लास्ट है, सनलाइट आया, CO2 आया, वाटर आया, यहाँ से क्या लिए, सनलाइट से एनर्जी ले लिए। अब यहाँ पर क्या है, CO2 हवा से आ रही है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जड़ों से क्या आ रहा है, तो पानी आ रहा है, H2O। दोनों को यूज़ किए और क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। क्या बना दिए, ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, C6H12O6। मतलब क्या चाहिए हमको इन तीनों के लिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन कहाँ से आ रहा है, कार्बन आ रहा है कहाँ से, CO2। वातावरण में जो CO2 है, पौधे की जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है, रंध्र होते हैं, क्या लेके आते हैं, ये CO2। ठीक है। दूसरा क्या, H मतलब क्या, ये CO2 के साथ जो O है, ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का भी पूरा करता है, और H किससे आ रहा है, जल से। ठीक है। तो CO2 का जो ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे भोजन में यूज़ करते हैं, और जब H2O यहाँ पर क्या आ रहा है, एनर्जी निकल रहा है, तो इससे क्या करें, जो H2O को शरीर के अंदर लेके आ रहे हैं पौधों के, इसका क्या करते हैं, लाइसिस, इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है। किसके फॉर्म में, H और ऑक्सीजन O के फॉर्म में। ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है, ये वातावरण में मुक्त हो जाता है, क्या हो जाता है, वातावरण में रिलीज हो जाता है। इसी से क्या निकलता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसी को, ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी जिस ऑक्सीजन को यूज़ करती है वो कहाँ से मिलता है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। पौधों में सूर्य की उपस्थिति में जो पानी का क्या होता है, पानी टूटता है, जल के अंदर टूटते हैं और क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। यही वातावरण में मुक्त होता है। और जो हम लोग CO2 लेते हैं क्या, पौधे, इस CO2 का जो ऑक्सीजन है ये किस में यूज़ होता है, तो ग्लूकोज बनाने में, ग्लूकोज फिक्सेशन में। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ से आया, जल से आया। ऑक्सीजन और कार्बन कहाँ से आया, तो CO2 से आया। और एनर्जी कहाँ से आई, तो सन से आई। मिलकर क्या बनाएंगे, भोजन। तो कहाँ बनाएंगे, भोजन को बनाएंगे कहाँ, ये स्ट्रोमा में। ठीक है। कहाँ बनाएंगे, ये स्ट्रोमा में। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर तरल पदार्थ होता है, यहाँ पे सब चीज़ें घुली होती हैं, तो यहीं पे क्या बनता है, भोजन। यहीं पे क्या बनता है, भोजन, फूड या ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है। क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है। क्या बनाते हैं, फिक्सेशन करते हैं किसका, ग्लूकोज का। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन, और क्या बनती है इससे, एनर्जी। जब बढ़ेंगे आगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, तो यही है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट में क्या बनता है, एनर्जी बनता है, और डार्क में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी जैसे क्या करती है, पहले भोजन को लेती है, हम पहले क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, फिर तोड़ के क्या निकालते हैं, उससे एनर्जी अपने मूवमेंट के लिए। लेकिन पौधे उल्टा करते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले जो भी लेंगे उससे क्या बनाएंगे, एनर्जी, उस एनर्जी से क्या बनाएंगे, भोजन। इसलिए क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, किचन ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे, इट इज द किचन। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक कोशिका की किचन है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे अर्थ में जो किचन है वो क्या है, तो वो कोशिकाएं हैं, किसकी, पौधों की। तो प्लांट्स आर द किचन ऑफ अर्थ, बट क्या
क्लोरोप्लास्ट आर द किचन ऑफ सेल। सेल की क्या है वो किचन, रसोई घर है। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका का रसोई घर, क्योंकि भोजन कहाँ बन रहा है। लेकिन अल्टीमेट सोर्स क्या है भाई, अगर आपसे पूछा एनर्जी फूड का अल्टीमेट सोर्स क्या है तो क्या बताओगे, पौधे बताओगे? बिल्कुल नहीं। अल्टीमेट सोर्स कौन होता है, सन, क्योंकि अल्टीमेट जो एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई, सन से आ रही है। पहले क्या कर रहे हैं सर, सन की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, इससे क्या बना रहे हैं भोजन। मतलब जो पूरे धरती में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सूर्य या फिर सन है, सनलाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में और क्या पॉइंट बचा, तो बचा क्या कि इसके पास भी क्या पाए जाते हैं, दोहरे क्या होते हैं, डीएनए, द्विकुंडलित डबल सर्कुलर क्या होते हैं, डीएनए। क्या लिखते हैं इसको, डबल सर्कुलर, क्या है ये, डबल स्टैंडर्ड, क्या है, डबल, दो है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ठीक। और साथ में क्या होगा भाई, यहाँ पर राइबोसोम होगा जो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, है ना। तो ये क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ठीक, कैसा है ये, सेमी ऑटोनॉमस, मतलब अपना विभाजन ये खुद कर सकता है। अब पौधों की वो पत्तियां जो क्या है सनलाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, बाहर सनलाइट को ज़्यादा फेस कर रही है, सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, CO2 भी आएगा, वाटर तो नीचे से आ ही रहा है, कहाँ से, जड़ों से। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होते हैं यहाँ पे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट बनते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, नंबर को बढ़ा लेते हैं, इसलिए क्या दिखता है ये पार्ट ज़्यादा ग्रीन। ठीक है, पौधे का जो एक्सपोज पार्ट होता है देखना वो ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर का होता है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया कि जो बीच में क्या है भाई, न्यूक्लियस, क्या भरा है इसमें, इस तरह से डीएनए आरएनए। अब इस न्यूक्लियस का जो ऊपर का कवरिंग है, क्या बोलते हैं इस न्यूक्लियस के कवरिंग को, बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, यानी क्या, केंद्रक झिल्ली। अब केंद्रक की भित्ति या केंद्रक की झिल्ली का एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन होता है, ऐसे बढ़ के क्या बनाता है, इस तरह का संरचना बनाता है, ऐसे घूम घूम के, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब जालिका युक्त संरचना है। एंडोप्लाज्मिक, एंडो मतलब इस प्लाज्मा के अंदर का क्या है, जालिका वक्त संरचना है, क्या बोले इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में भी क्या लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, अब इस जालिका के ऊपर में क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से राइबोसोम। क्या होते हैं, राइबोसोम। जब ये राइबोसोम इस जालिका के ऊपर होंगे तो क्या बोलेंगे इसको, रफ ER। क्या बोलेंगे, रफ ER, यानी कि खुरदुरी अंतर प्रदव्य जालिका, क्योंकि क्या है इसके ऊपर RNA है। अब ये क्या बनाएगा, तो ये बनाता है क्या, प्रोटीन। आपको याद रखना है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक। मैंने बताया हर चीज जो बॉडी में बन रही है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो वसा हो, कहाँ बनेगी, अल्टीमेटली हमारी कोशिकाओं के अंदर। तो ये भी क्या है, कोशिका, और इस कोशिका के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या लगे हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं राइबोसोम को, प्रोटीन फैक्ट्री, जो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ RER। लेकिन जब इसी का एक्सटेंशन कैसा होता है, स्मूथ होता है। कैसा होता है, स्मूथ, खुरदरा नहीं होता, कैसा होता है, चिकना होता है। तो क्या बोलते हैं इसको, चिकनी अंतर प्रदव्य जालिका। तो इससे क्या बनती है, इससे बनता है क्या, लिपिड। क्या बनता है, लिपिड, या इसी को बोलते हैं क्या, वसा। ठीक है, याद रखना है, चिकनी है तो क्या बनेगा, इसी को बोलेंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बनेगा, वसा और फैट, वसा या लिपिड या फैट, और जहां पर क्या है ये रफ है वहां पर क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक है, अब यही इसके साथ क्या लगे होते हैं, साथ में लगे होते हैं गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस। क्या बोलते हैं इसी को, खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे कहते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी। अब ये जो गोल्गी बॉडी है ये किस तरह के होते हैं, तो ये होते हैं दो फेज में। इसको बोलते हैं सिस फेज, और बाहर वाले को बोलते हैं क्या, ट्रांस फेज। सिस मतलब कैसा, अवतल है ये, अवतल, और ये कैसा है, ये वाला उत्तल है। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स, और अवतल मतलब क्या, कॉनकेव। कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये चीज़ें बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई, सिस्टर्नी बोलेंगे इसको, और अंदर जो भरा है क्या बोलेंगे इसको, ल्यूमेन। ठीक है, अब इसमें जो बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, क्या करना है इसको, कोशिका में तो यहाँ वहाँ पहुँचना ही है, लेकिन कोशिका से बाहर दूसरी कोशिकाओं तक भी इसको पहुँचना है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, यातायात को कंट्रोल करने वाला। क्या करता है ये गोल्जी एपरेटस, कोशिका में क्या चीज़ें आएंगी और क्या कोशिका से बाहर जाएंगी, उसको भी कौन करता है, मेंटेन, यही गोल्जी एपरेटस। साथ में क्या बोलते हैं इसको, पैकेजिंग मटेरियल, मतलब क्या करता है ये, जो भी चीज़ें निकल
निकलती है, मान लो यहाँ से क्या निकला, प्रोटीन निकला, तो क्या करेंगे सिस फेज इस तरह से प्रोटीन को लेके जाएगा, प्रोसेस करेगा और बाहर क्या बना देगा, एक वेसाइकल के फॉर्म में, और इस वेसाइकल में क्या भरा होगा, प्रोटीन भरा होगा, उसको कोशिका से बाहर ट्रांसफर कर देगा। तो क्या कर रहा है, ये पैकेजिंग मटेरियल का काम कर रहा है, पैक करने का काम कर रहा है। वैसे ही अगर क्या बना, इधर मान लो यहाँ से लिपिड बना, फैट बना, इसको भी क्या करेगा, लेके जाएगा और यहाँ से बाहर निकाल देगा पैक करके, और दूसरी कोशिका में क्या हो जाएगी, ये डिलीवर। तो हमारी बॉडी, सोचो हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक छोटी सी कोशिका जो हम आँख से देख नहीं सकते, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये उससे भी सूक्ष्म क्या है, सेल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो लेवल पे। तो माइक्रो लेवल पे काम होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। इसका 2 फेज है, क्या बोलते हैं, एक सिस फेज जहाँ से चीज़ें आती हैं, और एक क्या है, ट्रांस फेज जहाँ से ये पैक होके बाहर निकल जाती हैं, आउट गोइंग सिक्रेटरी वेसाइकल, वेसाइकल के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या हो गया, गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। मैंने बताया राइबोसोम कहाँ थे, तो कहाँ थे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसके ऊपर क्या लगे थे, इस तरह से राइबोसोम। अब ये राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पर करते क्या है, ये राइबोसोम इस तरह से होते हैं, 2 सब यूनिट में बटे होते हैं, ठीक है। 2 तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को बोलते हैं क्या, यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। तो प्रो वाले में कैसा होता है, 70S राइबोसोम होता है, और इसमें कैसा होता है, तो 80S राइबोसोम होता है। S का मतलब होता है सब यूनिट, क्या होता है, सब यूनिट का मतलब होता है सब यूनिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इस 70S के 2 सब यूनिट होते हैं, एक को बोलते हैं क्या, 50, एक को बोलते हैं क्या, 30S या 50S। ऊपर वाला क्या होता है, बड़ा सब यूनिट, दूसरा वाला क्या होता है, छोटा। एक को बोलते हैं 50S, दूसरे को बोलते हैं क्या, 30। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम में क्या होता है, 80S और 70S टाइप के होते हैं। तो S स्टैंड्स फॉर, S क्या प्रदर्शित करता है, तो क्या बोलेंगे, S क्या करता है, S फॉर सब यूनिट। सब यूनिट मतलब उप इकाई, 2 उप इकाइयों में बटा होता है, एक को बोलते हैं क्या, लार्ज सब यूनिट, बड़ी वाली उप इकाई, दूसरी क्या है, छोटी, स्मॉल। तो बड़ा वाला 2 है, एक क्या 50 और दूसरा क्या 30S। वैसे ही 80 में भी क्या होता है, 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक कितने का होता है, 60S का, और दूसरा कितने का होता है, 40S। 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट, ठीक है। अब इसको ये नहीं बोलना है कि मैडम 50-30 मिला के तो 80 हो रहा है, और 60-40 मिला के तो 100 हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 70 के 2 सब यूनिट है, एक है 50 का 50S और दूसरा क्या है 30, और 80 के कितने हैं, 2 60S और 40। किस में पाए जाएंगे, यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे, और ये किस में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे। ये किस में डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में डिफरेंस है, ठीक है। पूछा कि प्रोकैरियोट्स में क्या पाए जाते हैं, तो 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोट्स में 80 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम है, इसका काम क्या है, तो देखो ये क्या है आपका, DNA, क्या है आपका, एक DNA, आपके पास क्या है, DNA। अब ये DNA से क्या बनाना है, आपको नई चीज़ें बनाना है, उसमें ही सारी चीज़ें भरी हुई हैं। DNA क्या होता है भाई, इन्फॉर्मेशन है, आपकी बॉडी में कैसी चीज़ें बनेंगी। मान लो आपकी पेरेंट्स का नाक कैसा है, बिल्कुल सीधा है, तो आपका नाक भी कैसा होगा, संभावना कैसी होगी ज़्यादातर कि वो भी कैसा हो, सीधा। क्यों, क्योंकि उसके बनने के जो कैरेक्टर है कहाँ है, इस DNA के अंदर ही है। इसके लिए जो तरह का प्रोटीन चाहिए, जो फैट चाहिए, जो भी चाहिए, कहाँ मिलेगा, इस DNA ही बनाएगा हमारी बॉडी में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है, राइबोसोम होता है, जो इस DNA के सीक्वेंस को पढ़ता है, ठीक है। अब पढ़ के वैसे ही प्रोटीन क्या करता है, सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी के लिए। तो एक तो क्या होगा, मैसेंजर RNA आएगा मैसेज लेके, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगे, इस तरह से यूनिट्स लगे हुए हैं, किसके, राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम पढ़ेगा खटाखट और क्या निकालेगा यहाँ से, अमीनो एसिड का चेन। अब जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो बना होता है किससे, अमीनो एसिड से मिलके, ठीक है। क्या बनता है, अमीनो अम्ल से मिलके। तो ये इसको रिसीव करेगा, इसमें कौन सा क्या आ रहा है, देखो जैसे डिज़ाइन दिख रहा है आपको, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, मतलब क्या, इस तरह का प्रोटीन बनाएगा, कुछ ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, इस तरह का प्रोटीन बनाएगा, तो ये ऐसा बनाता है। और जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उस तरह का प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है, और चेन मिलके क्या बनाते हैं, एक साथ एनिमल्स के ग्रुप मिलके क्या बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एमिनो एसिड मतलब क्या, प्रोटीन। एक है लार्ज सब यूनिट, दूसरा क्या है, स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, कोडॉन, जिसको पढ़ के क्या बनाते हैं, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। क्या होता है एक लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, इसको बोलते हैं क्या, शरीर में आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। अब आपकी बॉडी में कुछ रेजिस्टिव एंजाइम है जो क्या करेंगे, आपकी बॉडी से जो भी चीज़ें आएंगी उससे लड़ेंगे, WBC के अलावा, ठीक है। जैसे क्या,
कुछ आपकी बॉडी में ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपकी कोशिका के सेल लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब आपकी कोशिकाओं को वो तोड़ देते हैं, बस्ट कर देते हैं। जहाँ पर लगा कि कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं, क्या होगा उसका फैगोसाइटोसिस, या तो क्या करेंगे उसको तोड़ देंगे। तो एक कोशिका के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे भरे होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पाचक एंजाइम, जिसमें भरे होंगे, क्या बोलेंगे उस थैली को, उसको बोलेंगे हम लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। सोम यानी बॉडी, जहाँ भी सोम शब्द आता है साइंस से मतलब क्या होता है, बॉडी। लाइसो मतलब लाइसिस। तो ऐसी बॉडी इसके अंदर क्या है, तोड़ने वाली चीज़ें भरी हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं, क्या बोले इसको, लाइसोसोम। ये क्या करती हैं, जैसे ही कोशिका में मान लो ये फट गई, मतलब क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकल जाएंगे और पूरी की पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, मर जाएगी, मृत हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं इसी को, सुसाइडल बैक ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली। क्या पहले इसके ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन है, साथ में अंदर ल्यूमेन मतलब खाली जगह, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और क्या भरे हुए हैं, प्रोटीन, और क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब इससे एंजाइम आके जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है केंद्रक क्या होता है। तो हमारी बॉडी में जो कोशिका के अंदर सबसे कोर भाग है, सेंटर भाग है, क्या है भाई, वो केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या है, तो इस तरह से डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डीएनए आरएनए। जब मिलके बनाएंगे स्ट्रक्चर तो क्या, इसको पहले क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये जहाँ पे कंसंट्रेट होंगे इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस, मतलब क्या, केंद्रिका। क्या बोलेंगे, केंद्रिका। ठीक है, अब इसके ऊपर एक ऊपर लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। अब ये जो लेयर है ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट बन नहीं रहता, इसके ऊपर इस तरह से कुछ कुछ पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स मतलब छेद पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र पाए जाते हैं। और इसी का स्टेशन क्या बनाता है, हम देखे थे अभी कि इस तरह से आगे यही जाके क्या बनाता है, तो ER बनाता है। ठीक है, ये क्या दिखा हम लोग को, न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस के बीच में क्या है, यहाँ पर पोर है, तो क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोपोर, यानी क्या, नाभिकीय रंध्र। ठीक है, और ये क्या है, तो ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप। मतलब क्या होगा, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब ये जो पोर है, इससे ही क्या होते हैं, मटेरियल्स हमारे केंद्रक के अंदर आते हैं। क्योंकि भाई देखो क्या करना है, हमको सिंथेसिस करना है किसका, डीएनए आरएनए का। जब मेटाफेज आएगा, जब कोशिका विभाजन में जाएंगी तो बहुत सारे क्रोमेटिन मटेरियल क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, बिखरेंगे। तो यहाँ से चीज़ें अंदर आती हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। यही अक्सर क्या बनाता है, तो बनाता है क्या, ER। इसकी बाहरी से जो झिल्ली है वो क्या बनाती है, एक्सटेंड होके क्या बनाती है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना है, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। हमारी कोशिका के अंदर जो मस्तिष्क है वो क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या भरा होता है, जेनेटिक मटेरियल। और ये कब फंक्शनल होती है, तो फंक्शनल कब होती है, जब हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। विभाजन के टाइम पर जो केंद्रिका है ये अच्छे से और दिखाई देती है। ठीक है, डिटेल में और देखेंगे। फिर आता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है, तो पहले तो देखिए ये क्या है आपका, डीएनए। क्या है ये आपका, डीएनए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या। पहले तो क्या है आपके पास एक डीएनए। हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, एक तरह की द्विकुंडलित संरचना है। ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस का इस तरह से पेयर पाया जाता है। ठीक है, क्या बोले इसको, डीएनए। जब यही डीएनए ऐसे 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 स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो क्या बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं इनको, क्रोमेटिन फाइबर। अब जब यही क्रोमेटिन फाइबर और कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे घूम घूम के, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाद में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये तो क्या है हमारा डीएनए, और ये डीएनए मिला के क्या बनाया, क्रोमेटिन फाइबर। क्या बनाया, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन के रेशे, और ये मिलके क्या बना दिया, क्रोमोसोम। क्या बना दिया, क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है ये अपने आप में पूरा का पूरा एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम किस फॉर्म में होता है, डीएनए क्या है, और किस तरह से आनुवांशिक गुणों को ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
हमेशा आपके साथ टीम कोको।